कल हम ज्यामिति में आयत और वर्ग को अपन ने कल स्किप किया था, मतलब कि मैंने कहा था रेक्टेंगल और स्क्वायर। इनके बारे में ये मान लीजिए सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि इनका लीड रोल जो आएगा वो आएगा मेंसुरेशन में, क्योंकि आयत और वर्ग के सारे क्वेश्चन क्षेत्रफल और परिमाप के ही बनते हैं। तो जब बंदा समानांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं पुट कर पाया तो फिर आयत और वर्ग में तो पूछेगा ही क्या, ठीक है। लेकिन तो दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट सर्कल। देखिए, बातें मत करो, आयत के बारे में जो जो जानते हो बोल के बता दीजिए। सबसे पहली बात, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। किसी ने मुझे कल पूछा भी था, आमने सामने की भुजाएं पूरी क्लास भरी होती है तो आवाज नहीं आती। आज आधी क्लास है तो भी आवाज आ रही है। कोई जीएसटी पे चर्चा कर रहे हो क्या? इधर देखो, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। नंबर 2, प्रत्येक कोण। किसी ने मुझे पूछा था समानांतर चतुर्भुज में और आयत में क्या फर्क है? ये फर्क है, आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, और उसमें पैरेललोग्राम में डोंट क्लियर, मतलब इसमें क्या है, एग्जैक्टली क्लियर है नहीं, डजंट क्लियर कितने डिग्री होगा, पर इतना पता है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें लिख लिए प्रत्येक कोण समकोण होता है। विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। आपकी 9 पौने 9 बजे दूसरी क्लास है, इसलिए प्लीज आप बातें करके 1 घंटा खराब कर दोगे। विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और क्या जानते हैं इसके बारे में बताओ जरा। आयत के बारे में जितना परिचय हो वो बता दीजिए। 3 बातें तो मैंने लिख दी। प्रत्येक कोण समकोण होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और बराबर भी होते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको, आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा? कल बताया था मैंने, समांतर चतुर्भुज। लिख लीजिए, आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति कर लो बात, 1 मिनट बात कर लो, फिर पढ़ लेंगे। कोई इंपॉर्टेंट बात है शायद जो रह गई है। कौन सी आकृति बनेगी? समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब हम अगर इसके मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यहां पे जो आकृति बनेगी
इनको अगर आप मिलाएंगे तो इसको अगर मैं नाम दूं A, इसको मैं नाम दूं B, इसको नाम दूं C और इसको नाम दूं D, और ये P Q R S, तो P Q R S क्या होगा? इसके अलावा पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस इंटू एल प्लस बी। तो इसको अगर मैं L बोलूं और इसको मैं B बोलूं तो पेरीमीटर इक्वल टू ट्वाइस इंटू एल प्लस बी, और एरिया L इंटू बी। ठीक है, इसके जो प्रश्न बनेंगे वो हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, यहां सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। आप चाहे तो पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन इसमें भी कर सकते हैं। कौन से वाले अभी बताएंगे, आप लिख लो पहले इसको। कुछ और भी याद आ रहा हो आयत के बारे में जो मुझे नहीं पता वो बता दीजिए, सादर आमंत्रित हैं आपके विचार। चारों कोणों का क्या बोलते हैं इसमें, चारों कोणों का योग कितना होता है वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एक आयत भी क्या है वैसे देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एक बात और भी ध्यान रखें, प्रत्येक आयत एक सम चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत हो ये जरूरी नहीं है। ए बी का भाई है लेकिन बी ए का भाई हो जरूरी नहीं है। ये रीजनिंग में पढ़ा होगा कभी आपने, बहन भी तो हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक बात ये भी याद रखें, प्रत्येक आयत, प्रत्येक वर्ग एक आयत है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग हो ये भी जरूरी नहीं। एक क्वेश्चन कर ले क्या? वैसे पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम में, पर यहां भी बात कर लेते हैं। एक आयत है भाई, उसमें लंबाई, दोनों लंबाइयों के बीच एक लंबाई को 5 भागों में बांटा जाता है, और एक सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। ये है, ये L है, ये B है, इसको नाम A, इसको नाम B, इसको नाम C और इसको नाम D देता हूं। इसको E F G H। आपसे पूछा है ट्रायंगल CFG और आयत ABCD, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आयत CFG, CEF भी दे सकता था, CGH भी दे सकता था, लेकिन आपको बताना है। अब बताइए कितना होगा, कितने भाग किए जा रहे हैं? 5। तो डायरेक्ट आंसर बोलो ना यार, याद आ रहा हो तो। 1:10। अगर 4 भाग किए जाते तो, और वो कैसे आंसर आएगा, मैंने कल आपको पैरेललोग्राम में बताया था। कैसे आपको पता है कि जो हाइट है वो तो ये रहेगी, तो पूरे आयत का क्षेत्रफल तो कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल अगर आप ज्ञात करते हो तो आधार 5 भागों में बांटा गया ना, तो मतलब L है तो 5 भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितना होगा, L/5। सिंपल सी बात है ना। तो 1/2 गुणा L/5 और इंटू हाइट तो अभी भी वही है। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लो आप, L और B सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो 10:1 आएगा, लेकिन हमें तो पहले त्रिभुज दे रखा है तो 1:10 हो जाएगा। सिंपल है। वर्ग के बारे में बताइए।
वर्ग के बारे में भी जो प्रॉपर्टीज आयत पे लागू होती है ना, वो सारी वर्ग पे लागू होती है। तो फिर एक्स्ट्रा क्या है? आयत में क्या था? दोनों विकर्ण समान होते हैं। वर्ग में भी बिल्कुल सही बात है, दोनों विकर्ण समान होते हैं। वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। याद आ रहा है? वर्ग लगभग समचतुर्भुज वाली प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, सिवाय एंगल यहां पे 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना? उतार लो, मैं आगे करता हूं शुरुआत। उतार लिया सबने? देखो, स्क्वायर, ईच साइड इज इक्वल, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखवाएंगे आपको। और प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति कौन सी बनेगी? जब आयत के मध्य बिंदुओं को मिला रहे थे तो समांतर चतुर्भुज बन रहा था। वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑप्शन बोलता हूं, ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी समचतुर्भुज। पक्का? नहीं, वर्ग ही बनेगा। ये वर्ग में बात याद रखना। कई क्या सोचते हैं कि आयत में अगर समानांतर चतुर्भुज बन रहा है तो वर्ग में समचतुर्भुज बनता है। यहां पे वर्ग ही बनेगा। और इससे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है। एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है, उसके मध्य बिंदुओं को वापस मिलाकर एक और वर्ग बनाया जाता है, फिर वापस उसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक और वर्ग बनाया जाता है। इमेजिनेशन कर पा रहे हो क्या? और ऐसे अनंत तक चलता रहता है। इन सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करो। ये आपके एपीजीपी एचपी में आता है। मेरे को कहा था ना मैंने, हायर मैथमेटिक्स नहीं आती है तो इसको आप बाद में कर लेना। देखो, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। नंबर 2, विकर्ण भी समान होते हैं, लेकिन एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या जुड़ जाती है यहां? जैसे समचतुर्भुज के अंदर दोनों समकोण पे काटते थे, वर्ग में भी क्या होता है? दोनों एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। तो विकर्ण परस्पर बराबर तथा विकर्ण परस्पर बराबर तथा समकोण पे नंबर 3, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या होगी? भी वर्ग ही होगी। एक वर्ग के विकर्ण पर बना सबसे बड़ा वर्ग जो होता है उसका क्षेत्रफल मूल वर्ग से कितना होता है? ऑप्शन ए √2 गुना, ऑप्शन बी दुगुना, ऑप्शन सी 4 गुना और ऑप्शन डी 8 गुना। आप बताइए वर्ग का विकर्ण कितना होता है पाइथागोरस से? अगर ये a है तो ये कितनी होगी? सही बात है क्या भाई? √2a होगी। अब इस पर जब आप कोई विकर्ण बनाओगे, वर्ग बनाओगे, तो कैसा बनेगा? प्रत्येक भुजा कितनी होगी? ये याद रखने के लिए, वैसे ये भी मेंसुरेशन का ही पार्ट है। जहां एरिया और क्षेत्रफल परिमाप इनकी बात आती है,
डायरेक्ट बस यहां बोल के बता रहा हूं, काम में कहां पर इसको डिटेल से कहां पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, मेंसुरेशन। तो √2a का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई बताइए आप, पेरीमीटर तो क्या होता है 4 × a, 4 × भुजा की लंबाई, और क्षेत्रफल क्या होता है a²। अब बड़ा वर्ग जो है उसकी भुजा √2a है, तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा √2a का होल स्क्वायर, जो कितना होगा 2a²। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो a² अनुपात 2a², a² से a² कट जाएगा 1:2। तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग का दुगुना होता है, ठीक है। अब देखो ये याद रखना, इनको मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, बस बोल के बता रहा हूं। वर्ग के बारे में इतना ही, इन दोनों के बारे में फिलहाल इनकी जरूरत पड़ेगी जहां पे मैं आपको अपने आप बता दूंगा। वर्ग के चारों ओर चलो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो अपन पढ़ेंगे वर्त के बाद। जैसे वर्ग के अंदर बने वर्त का क्षेत्रफल, तो वहां भी मेंसुरेशन में आ रहा है। वर्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो भी बात मेंसुरेशन में आ रही है। होगा क्या एरिया वगैरह तो अपन आगे पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वर्त सर्कल, हेडिंग डाल लीजिए। और ये आप लोगों ने अच्छे से डिटेल से पढ़ रखा है, तो ये चैप्टर मैं आपसे पढ़ने वाला हूं, न कि आपको मैं पढ़ाऊंगा। मतलब आप ही बताएंगे इसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपने तो इसको 11th 12th या जो हायर मैथमेटिक्स में है, आई थिंक इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन फॉर्म में आपने इसको याद किया ना, x² + y² -2gx -2fy + c जो भी होता है ना। और x को आप और भी रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं, x - g का होल स्क्वायर या x + g का होल स्क्वायर जो भी होता है, -g और -f जो भी है, ये आपके हायर में। यहाँ बेसिक है, मतलब आप टॉप से डाउन आ रहे हैं। बताइए वर्त के बारे में भाई क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन बताइए। देखिए वर्त क्या होता है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वर्त, ठीक है। लोकस ऑफ सेट्स ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल एंड द सर्टेन पॉइंट इज सेंटर। तो देखो लिख लो यहां पे, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, वह निश्चित बिंदु क्या होगा, वह निश्चित बिंदु क्या होगा बताओ जरा। और उस निश्चित बिंदु से उस वर्त की परिधि पर किसी भी बिंदु को अगर आप लोगे, तो उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, त्रिज्या। वहां पे आप उसको x और y मान लेते हो, ठीक है, 2D में। निश्चित बिंदु से वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है भाई। और व्यास क्या होता है,
बिल्कुल 2-4 मिनट ही लग रहा है बेसिक, फिर क्वेश्चन आएंगे, देख लेते हैं। अभी बातें मत करो, ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहे हो। नहीं कोई हो रहा हो तो बता देना, अच्छे क्वेश्चन भी है मेरे पास। देखो इधर, और क्या जानते हैं वर्थ के बारे में इसके अलावा? इसको लिख देते हैं सेंटर, और यहां तक जो होगी इसको बोलेंगे रेडियस, और आप इसको अगर डबल कर देते हो तो वो क्या होता है? डाया, इसका डायमीटर आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और भी याद रख लेना, इसकी सरकमफेरेंस जिसको अपन कहते हैं परिधि, एक तरह से कहें तो वर्त में परिधि होती है, दायरा यानी सरकमफेरेंस। किसी सर्टेन पॉइंट से पूरे सर्किट में घूम के उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ, उसको क्या बोलते हैं? परिधि। कितनी होती है? 2πr, और एरिया πr²। ये पाई क्या है भाई? एक कांस्टेंट वैल्यू है, हिंदी में क्या बोलते हैं? चर अचर जो भी होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई का मान कितना होता है? 22/7। इज दिस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई? नहीं है। पाई का वास्तविक मान क्या है? कोई पूरा मान बोल के बता सकता है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को पूरी तरीके से कोई नहीं बोल सकता। जहां रुकोगे उसके बाद भी अनंत है। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं में आपने नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो पाई का मान लगभग 22/7 होता है, ये याद रखना। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मेंसुरेशन में इस 22/7 का बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। और आपको जो बड़े बड़े प्रश्न है कैलकुलेशन के आयतन और क्षेत्रफल के, जिनमें चाहे कितनी भी बड़ी त्रिज्या या ऊंचाई जो क्यों न दे दी जाए, आप उसको 5-10 सेकंड में हिट कर लेंगे, वो मैं बता दूंगा आपको। अभी तो सिर्फ आप इसी चीज को पढ़े। और देखो वर्थ के बारे में क्या जानते हैं इसके अलावा। इसको मिटा दूं क्या? आगे चले, साथ साथ लिखने का टाइम मिल रहा है मेरे हिसाब से आज, ठीक है। अब आती है भाई महत्वपूर्ण चीजें, आयत के बारे में जो जो प्रमेय हो सकती हैं। सबसे पहली बात वर्थ में दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिनसे मिलके पूरा चैप्टर बना है। बता सकते हो क्या? एक तो क्या होती है वर्थ की, और एक स्पर्श रेखा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, और इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्ड, जिसको हम कहेंगे जीवा। जीवा की डेफिनेशन क्या है भाई? वर्त को दो भागों में बांटती है, दो समान भागों में नहीं, दो भागों में बांटती है। जैसे मैं डायग्राम बना देता हूं, इसको बोले ए और बी। तो जीवा वर्त को दो भागों में बांटती है। चलो यहां तक भी ठीक है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका व्यास। ये बात भी याद रखें। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है। चलो ठीक। अब वर्त की जो त्रिज्या होती है, ठीक है ना, वर्त के केंद्र से
जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। ये बात भी याद रखेंगे आप। वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। डायग्राम बना रहा हूं भाई, ये लो। ये A है, ये B है, इसको O बोलेंगे और इसको C। क्यों करता है भाई विभाजित समान भागों में? लिख लें यहां पे, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका विलोम भी सत्य है। कन्वर्ज क्या होगा इसका बताओ? इसका कन्वर्ज क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा? जीवा का मध्य बिंदु और वर्त के केंद्र को मिलाने से बनने वाली रेखा उस जीवा पर लंब होगी। तो मैंने ये लिख दिया। इससे बात समझ में आ गई होगी आपको? क्या लिखवाऊं? समझ में आ गई बात? ठीक है। इसको यहां से मिलाने पर जो ये आकृति बनेगी, जो भुजा बनेगी, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? आर से। अगर आपको वर्त के केंद्र से जीवा तक लंबवत दूरी दी हुई हो और आपको त्रिज्या भी दे रखी हो, तो क्या आप जीवा की लंबाई ज्ञात कर सकते हो? कैसे? पाइथागोरस से। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब आधी होगी। तो ये चीज आते ही आप इसको डबल कर देंगे तो किसकी लंबाई आएगी? जीवा की। सही है। एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं फिर। ये उतार लिया सबने? सभी ने? अभी थोड़ा शुरुआत में आसान है भाई, सर्किल चैप्टर ऐसा ही है। अब ये प्रॉपर्टी को अपन स्किप भी नहीं कर सकते। एक वर्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। यदि वर्त के केंद्र से वर्त में स्थित किसी जीवा तक लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो वर्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। बेसिक मेथड एकदम पाइथागोरस को यूज लेना है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बना लो। तो सबसे पहले वर्त बोला है, यहाँ पे त्रिभुज की तरह तो कंफ्यूज होना नहीं है कि त्रिभुज कौन सा बनाए, न्यून कोण बनाए, अधिक कोण बनाए, समकोण बनाए। वर्त एक जैसा ही होगा, आप बना लीजिए। इसके बाद बोला है कि इसके केंद्र से, अच्छा एक जीवा बना लेते हैं। ये लंबवत दूरी कितनी बता रहा है बंदा, और त्रिज्या कितनी बता रहा है? 13। कुछ ट्रिपलेट है वो डायरेक्ट याद कर सकते हो तो बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए। लिखवा दूं 2-4 ट्रिपलेट, ये बस जो मेन यूज होती है आपके एग्जाम में, मैक्सिमम रिपीट होती हैं जो।
एक तो है 3 4 5, एक 5 12 13, ठीक है ना, और एक कौन सी 6 8 10, तो इस पहले वाली का डबल कर लो, है ना, एक 8 15 और 17। मैन तो ये 3 ही है जो आपको ज्यादातर याद करनी पड़ती है, क्योंकि वर्त में इतनी इससे बड़ी कभी देगा नहीं, वरना अगर दे तो आपको पाइथागोरस पता है ही। तो एक चीज नोटिस कर लीजिए कि ये कितनी है 5, अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट ये कितनी है 13, तो आप इसको कितना बताएंगे 12, तो ये भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर होती है। और अगर मान लो किसी को नहीं ध्यान हो तो एक काम करना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार को मैं इसको a मान लूं, ये भी कितना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वर्त की जीवा को केंद्र से डाला गया लंब क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, तो प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, तो a बराबर 144 का अंडर रूट जो कितना होगा 12, तो टोटल जीवा कितनी हो जाएगी 2 गुणा 12 यानी कि 24, ठीक है। सिकेंड क्या होता है, सिकेंड उतार लो, इसको उतार लिया। सिकेंड क्या होता है वर्त में, देखो जीवा तो क्या होती है सिर्फ वर्त के अंदर स्थित होती है, सिकेंड एक रेखा है जो वर्त को 2 भागों में बांट रही है, तो इसको बोलते हैं सिकेंट, ठीक है। एक वह रेखा जो वर्त को 2 भागों में बांटती है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर तो आपको ये बेसिक लग रहा होगा, थोड़ी देर में पर्सन लिखाऊंगा तो सब चुप हो जाएंगे, अभी बातें मत करो, देखते रहो साथ साथ। अब 2 चीजें और हैं, एक तो त्रिज्य खंड और एक वर्तखंड, क्या फर्क है दोनों में, त्रिज्य खंड और वर्तखंड, आर्क ऑफ सर्किल, हाँ जी, मैं दोनों एक साथ ही बता रहा हूं। एक वर्त है, इसमें त्रिज्य खंड तो कौन सा होगा और वर्तखंड कौन सा होगा, ये कौन सा है त्रिज्य खंड, यानी कि चाप से तो घिरा हुआ है, साथ में त्रिज्याएं भी शामिल है, तो ये क्या होगा, टोटल कर रहा हूं मैं इसको, ये क्या है, इसको लिख लीजिए डायग्राम से डायरेक्ट ही, त्रिज्य खंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों त्रिज्याओं से घिरा हुआ वर्त का एक खंड त्रिज्य खंड कहलाता है। और वर्तखंड क्या होता है, 2 होते हैं, एक तो लघु वर्तखंड, एक दीर्घ वर्तखंड, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये क्या होगा,
वर्तखंड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डायग्राम से लिख लो आप तो। और ये कहने का मतलब, आप अगर इसको मिटाते हैं ए ओ बी को, तो जो रह गया ना इसके ऊपर वाला हिस्सा, वो कौन सा होगा, दीर्घवर्तखंड, ठीक है। एक होता है चाप, बस इसके बाद फिर अपन परमे पे आएंगे। आर्क ऑफ सर्किल, इसी में ही बता दो, चलो अलग से बना लेते हैं। आर्क ऑफ सर्किल ये जो है, इसको वर्तचाप लिख लो आप। एक तो होता है दीर्घ वर्तचाप, एक लघु वर्तचाप। ये वाला जो है वो कौन सा है, और ये लघु वर्तचाप। तो आप इसको लिख सकते हो, मैं थोड़ा डिफरेंस करके बता देता हूं। ये भाई सिंपल सिंपल डेफिनेशन है जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, बस इनका यूज कहाँ होगा वो हम बात करेंगे। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा वह रेखा जो वर्त को स्पर्श करे। सिंपल सी बात है ना। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, बोल नहीं रहे हो, पूरी कहानी इसी पे ही। उतार लिया क्या, नहीं उतारा हो तो उतार लो। सबने उतार लिया, चलो बढ़िया। एक वर्त पर स्पर्श रेखा पहले लिख लो, वह रेखा जो वर्त को स्पर्श करे। और स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा स्पर्श करे। स्पर्श रेखा से केंद्र को मिलाने पर बनने वाली रेखा से उस पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये हमेशा याद रखें। स्पर्श रेखा से, स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने पर बनने वाला कोण समकोण होगा। आप इसको डायग्राम से बना लें। इसको मैं अगर यहां मिलाता हूं तो ये कोण कितने डिग्री होगा, समकोण। वर्त पर किसी एक बिंदु पर, वर्त पर स्थित किसी एक बिंदु पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वर्त के ऊपर कोई बिंदु स्थित है और उस पर
बाह्य बिंदु की बाद में बात करेंगे। कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अब इस ए बिंदु पर और कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? कई बोलते हैं, आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 0 तो हो भी नहीं सकता, 1 तो खींची जाएगी। कई इसमें कंफ्यूज होते हैं अनंत और 1 में। तो हमेशा याद रखें, वर्त पर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और वर्त से बाहर स्थित किसी बिंदु से 2, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? समान। ठीक है, लिख लो ये 2 चीज भी। वर्त पर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर कुल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नंबर 2, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर कुल 2 स्पर्श रेखाएं यहां तो आप एक डायग्राम ऐसे बना लेना, और यहां डायग्राम कैसे बनाओगे? तो AB और AC क्या होंगी? ये भी लिख लेना, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होंगी? समान होंगी। दोनों बातें याद रखें। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, वैसे सर्वांग समता से सिद्ध होती हैं, लेकिन हमें यहाँ प्रूव नहीं करना है, क्योंकि आप क्या करेंगे, अगर बीच में मिलाएंगे तो 2 त्रिभुज बनेंगे, और वहां आप इसको सर्वांग समता से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद किसी वर्त में 2 समानांतर जीवाएं हैं, हेडिंग डाल लो पहले तो, सॉरी साथ में पढ़ लेते हैं। 2 समांतर जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब देखो, डिपेंड करता है कि दोनों समानांतर जीवाएं किस किस तरफ हैं। 2 केस बनते हैं इसमें। केस फर्स्ट, जब दोनों समांतर जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों, और एक तो ये केस होगा एक केंद्र के दोनों तरफ विपरीत हो, तो जब मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं। एक वर्त है, एक ये रही और एक ये रही। आपको इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो ज्ञात करनी है।
ठीक है, मान लो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, a है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, b है। आपके एग्जाम में अब की बार स्टार्ट हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। उसमें लेकिन क्या था, वर्त के एक ही तरफ स्थित रेखाएं थी दोनों। 2018 में संस्कृत एजुकेशन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, होता है शायद आपके कोई संस्कृत डिपार्टमेंट में भी, सेकंड ग्रेड टीचर का, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक वर्त के एक ही तरफ, केंद्र के एक ही तरफ दो समानांतर जीवाएं स्थित हैं जिनके बीच की दूरी इतनी है, और आपको त्रिज्या दे रखी थी, दोनों जीवाओं की लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन था, अनुपात भी पूछ सकता है। तो हम तो पहले सीधा इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है क्या? आपको मान लो ये डिस्टेंस दे रखी है d1, और ये, और इसको भी मिला दूंगा इससे, तो केंद्र से परिधि पर ये r और ये भी r, और आपको बताया था जीवा पर केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनेगा, अगर उसको वो समद्विभाजित भाजित कर रहा है तो कितने कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इसका मतलब अगर ये टोटल b है तो कितनी कितनी हो जाएंगी, ये b/2 और ये भी, ये a/2 और ये भी। तो सिंपली आपको पता है कैसे करेंगे आप, पाइथागोरस लगा लीजिए d1 निकालने के लिए। तो d1 कैसे निकालेंगे देखिए जरा, r² माइनस b/2, और d2 बराबर कितना आएगा, r² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि दोनों के बीच की दूरी पूछी है, दोनों समानांतर जीवों के बीच की दूरी। तो आप इसको कैसे करेंगे, d1 प्लस d2, दोनों के बीच की दूरी को आप d मान लीजिए, तो d1 प्लस d2 आएगा, और वहां पे ये मान रख देना आप d1 और d2 के। एक डेरिवेशन याद रख लेना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा। ट्रिपलेट बहुत अच्छे से काम में आने वाली है। यहाँ पे जो मैंने आपको 2-3 ट्रिपलेट लिखाई थी वो दोबारा लिखा दूंगा, बहुत अच्छे से काम आने वाली है। इसके बाद अब की बार भी दो समानांतर जीवाएं हैं, पर अब की बार वो दोनों क्या है, वर्त के केंद्र के एक ही तरफ है। इस बार दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये डेरिवेशन उतार लिया, देखिए अब की बार केस सेकंड है, जब दोनों जीवाएं, दोनों समानांतर जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ स्थित हो, एक वर्त, बड़ी बातें आ रही हैं आज, थोड़ी देर में लिखेंगे क्वेश्चन, फिर बात करेंगे अपन। देखो इधर एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये केंद्र है, इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब की बार दोनों समानांतर जीवाएं किधर स्थित हैं, वर्त के केंद्र के एक ही तरफ स्थित हैं। अगर मैं यहां से लेके और इसकी जो दूरी है इसको मैं बोलूं d1 और इसको मैं बोलूं d2, तो फिर आप ही बताइए मुझे कि ये दूरी कितनी होगी, ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, d1 माइनस d2 नहीं होगी क्या? और अब की बार आपको दोबारा वही करना है, ये भी r और ये भी
क्योंकि त्रिज्या है दोनों कंडीशन में ही, और आपको दोनों जीवाओं की लंबाई दी हुई होगी। मान लो ये a/2 है और ये भी a/2 है, टोटल a है, ये b/2 है और ये भी b/2 है। तो अब की बार चीजें वही है, r बराबर क्या आएगा, सॉरी d1 बराबर क्या आएगा, r² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, लिख लो चाहे, d1 बराबर r² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और d2 बराबर क्या आएगा, r² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। और आपको यहां पे d का मान कैसे निकालेंगे, आप दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं d कंसिडर करूं तो वो क्या आएगा, d1 माइनस d2, ये वैल्यू रख देना। अब हम करेंगे एक प्रश्न, तो इस डेरिवेशन से दोनों समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। उतार लिया ना। देखो अब प्रश्न लिखिए भाई, एक प्रश्न कर लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा क्लियर होना जरूरी है। एक वर्त में दो समांतर जीवाएं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। एक वर्त में दो समांतर जीवाएं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। यदि वर्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन अब 2018 में है, लेकिन अब एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कौन से वाले में संस्कृत, एक एसएससी वगैरह जो भी है, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। जहां तक बताइए कैसे करोगे, थोड़ा आइडिया दो। वेरी गुड। देखो कंफ्यूजन क्या किया बंदे ने, आपको क्लियर ही नहीं किया सेंटर के दोनों तरफ है या एक ही तरफ है। तो कहने का मतलब आपको दोनों वैल्यू निकालनी है, दोनों आपको अज्यूम करने हैं भाई, दोनों चीजें आप वर्त बना लीजिए। देखो जहां पे पॉइंट क्लियर नहीं हो वहां पे दोनों डायग्राम बना लेना। ऐसे प्रश्नों में सिर्फ इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। जहां आपको ये ना दे रखा हो
कि दोनों समानांतर जीवाएं, उनकी स्थिति अगर आपको निश्चित नहीं दे रखी है तो आप क्या करेंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज लगा लेना। एक डायग्राम और बना लेना। तो यहां मान लो दोनों अलग अलग हैं और यहां मान लो दोनों ही एक तरफ है। और यहां पे बातें मत कीजिए। देखो रेडियस तो दोनों कंडीशन में क्या रहने वाली है, देखो जरा आपको क्या दे रखी है रेडियस, 10 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, जीवाओं की लंबाइयां दे रखी है आपको 6 और सॉरी ये 16 और 12 यानी कि 8 और 6 हो जाएंगी। तो 8 आपको पता है। जो देखो एक बात और याद रखिएगा, ये थोड़ी वैसे कॉमन सेंस की बात है, वैसे मैंने लिखा है नहीं सॉरी, लेकिन आप समझ जाइएगा। जो जीवा वर्त के केंद्र के जितनी ज्यादा नजदीक होगी वो उतनी बड़ी होगी, ये तो सिंपल सी बात है। इसीलिए तो देखो केंद्र पर स्थित जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, व्यास। तो आपको पता है कि अगर 16 और 12 सेंटीमीटर है तो डायग्राम देख के अंदाजा लग रहा होगा कि नीचे वाली 12 सेंटीमीटर है और ऊपर वाली 16 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये 6 और ये 8। आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल तो ये रहा जिसमें ये दूरी आपको नहीं पता, बताइए कितनी होगी। तो देखो ये 10 है क्या, और ये दूरी 8। ट्रिपलेट क्या होती है, 3 4 5 होती है, तो 6 8 10 होगी डायरेक्ट चाहे तो। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, आप इस दूरी को निकालेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, और जिसको आप लिखेंगे 6, क्योंकि 100 माइनस 64 जो होता है 36 और उसका वर्गमूल आएगा 6। इसी प्रकार से इस दूरी को बताइए, ये 6 है, तो अब ये दूरी बताइए टोटल ये कितनी होगी। तो आपको पता है अब की बार 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट जो कितनी होगी 8। तो अब आप ही सोचिए ये टोटल तो क्या है 8 और उसमें से ये क्या है 6, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, एक तो 10 माइनस 8 माइनस 6 2 सेंटीमीटर। अब नीचे वाले डायग्राम में देखिए, अगर ये 16 है तो ये 8 और ये 8, और ये 12 है तो ये 6 और ये 6। अब देखो ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितनी होगी, डायरेक्ट लिख दूं क्या 6, इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं। इधर ये 6 है और ये 10 है, तो ये कितनी होगी। अब की बार दोनों के बीच की दूरी, तो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इसमें, क्योंकि अगर क्लियर किया होता ना कि दोनों वर्त के केंद्र के विपरीत हैं, तब तो आप आंसर कौन सा बताते, 14 सेंटीमीटर वाला, और दोनों एक ही तरफ हैं तो आप कौन सा बताएंगे, 2 सेंटीमीटर वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। डायरेक्ट इसको कभी भी एग्जाम में करें तो कैसे करेंगे ये देखिएगा, इतनी कैलकुलेशन और डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप एक काम करना, दोनों जीवाओं की लंबाइयां लिख लेना, कितनी कितनी है 12 और 16, आधी आधी कर लेना। कितनी, 12 और 16 का आधा आधा कितना होता है 6 और 8, और त्रिज्या कितनी है। अब ये चेक कर लेना कि ये ट्रिपलेट हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है क्या, हो रही है तो दोनों का अंतर और दोनों का योग। अगर योग की बात आती है तो दोनों केंद्र के विपरीत स्थित हैं, और अंतर की बात आती है तो दोनों केंद्र के एक ही ओर स्थित है। मैं वैल्यू चेंज करूंगा, आप आंसर बोलेंगे, पहले इसको उतार लें। यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है,
देखिए अब की बार जो लंबाइयां हैं, डायग्राम सबने उतार लिया? हाँ सर। अब की बार देखो, मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं, आप आंसर बताएंगे। दो समानांतर जीवाएं हैं, पैरेलल कॉर्ड्स, जिनकी आपको लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। रेडियस आपको इसकी दे रखी है, सॉरी इसको 16, हाँ रेडियस आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। अब बताओ दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बतानी है, दो वही ऑप्शन है। और दोनों कंडीशन में बताओ, जब दोनों वर्त के एक ही तरफ स्थित हैं और दोनों वर्त के विपरीत स्थित हैं, केंद्र के विपरीत। आंसर आ गया ना, क्योंकि आप इनको जस्ट हाफ करेंगे, ये 8 और ये 15, तो 8, 15 और 17, 8, 15 और 17। ये देख लीजिए ट्रिपलेट है क्या? आज तक हर एग्जाम में ट्रिपलेट ही दी जाती है, याद रखना ये बात, ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है तो कोई बात नहीं, ओके डायरेक्ट कीजिए। अब आप दोनों के बीच का अंतर 7 और योग कितना आंसर आएगा? 7 सेंटीमीटर जब दोनों एक ही तरफ स्थित होंगी, और 23 सेंटीमीटर जब दोनों वर्त के केंद्र के विपरीत स्थित होंगी। अब ऐसे ही 8, 15, 17 कर लिया, 5, 12, 13 कर लेना। वहां पे आपको क्या करेगा? 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दे देगा, त्रिज्या आपको 13 सेंटीमीटर दे देगा। तो फिर आप क्या बताएंगे? एक ही तरफ अंतर, तो आपको पता है 10 और 24 के आधे कितने होते हैं? 5 और 12, तो योगफल 17 यानी विपरीत स्थित है, और अंतर 12 और 5 का 7 यानी एक ही तरफ स्थित। डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है ऐसे प्रश्नों में। अब एक चीज बताई थी आपको त्रिभुज में, अब अच्छी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा पसीना निकलेगा यहां से। एक चीज बताई थी मैंने आपको, किसी वर्त में किसी चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। सबको पता है? तो एक दो प्रॉपर्टी ये लिख लो, फिर अच्छे अच्छे मेंटोस क्वेश्चन करेंगे। मिटा दो इसको। डायरेक्ट लिख लेना, अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? लैंग्वेज भी लिखा दूं? मेजॉरिटी क्या कह रही है? लिखवाया जाए या नहीं रहना? ठीक है, याद रह जाएगा। परिधि पर अंतरित कोण, शॉर्ट में लिख देता हूं, परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, और इसका कन्वर्ज भी करेक्ट है, इसका विलोम भी सत्य है, यानी कि परिधि पर केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ठीक है, यहां तक भी अच्छी बात है। एक प्रॉपर्टी और है, एक वर्त है, किसी चाप द्वारा वर्त में एक ही तरफ स्थित सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। चाप कौन सा है? ए बी। अब इसके द्वारा, यहां कोई केंद्र है ओ, अब देखो इसके द्वारा कितने भी बना लो आप, ये भी कितना, ये भी
ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी, यानी कि समान चाप द्वारा वर्त में एक ही तरफ परिधि पर स्थित कोण आपस में समान होते हैं। ये भी लिख लो, समान चाप द्वारा वर्त में एक ही तरफ परिधि पर स्थित कोण आपस में समान होते हैं, क्योंकि देखो ए और बी जो है इसी से बन रहे हैं ऊपर, तो ये बात भी याद रख लीजिएगा। एक बात और बता दो, इसी में प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप समझना इस बात को, अलग वैसे मैंने बता दिया। ये कोण कितना होगा? देखो एक बात याद रखना, वैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। उसको चक्रीय चतुर्भुज वर्त में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला कितना होगा? ये 180 माइनस थीटा। और क्यों होगा? प्रूव करना पड़ जाए तो देखो ये 2 थीटा है, मैं इसी में लिख रहा हूं प्रॉपर्टी, आप डायग्राम दोबारा बना लेना ये वाला। अगर ये 2 थीटा है, टोटल कितना होता है? तो फिर ये कितना बचेगा? अब देखो अब की बार ये चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो कितना है? तो इसका जस्ट इधर परिधि पर अंतरित कोण आधा नहीं होगा क्या इसका? तो 180 माइनस ऐसे हुआ है। आप डायग्राम को ध्यान से देखें, दोबारा बना के बता रहा हूं मैं। अगर ये 2 थीटा है तो ये 180 माइनस 360 माइनस 2 थीटा होगा क्या? चाप ए बी द्वारा किस पर स्थित कोण है? केंद्र पर। और इसी के द्वारा अगर मैं इसकी परिधि पर कोण बना दूं तो ये जो कोण बनेगा इस कोण का आधा बनेगा, नहीं बनेगा? तो कितना बनेगा? 180 माइनस थीटा। इसमें 2 का भाग दे लेना, 180 माइनस क्या आएगा? थीटा आएगा। ये बात भी याद रखिएगा। और इसी कारण से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। आप थीटा और 180 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो प्लस का थीटा माइनस के थीटा से सिंप्लीफाई हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब करें प्रश्न। सर को तो आने दो, तो टाइम क्या है? 8:46 हुए। 1-2 क्वेश्चन तो कर लो, इसको याद रखे। 2 क्वेश्चन करा रहा हूं पूरे, आपके एग्जाम में आए हुए करा रहा हूं, मुझे भी शौक नहीं है। एक क्वेश्चन करवा लेते हैं फिर आप आगे। सर ठीक है, फिर चलो तो एक क्वेश्चन करा देता हूं, है ना? आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2010। क्वेश्चन देखिए क्या है। सामने बने चित्र में ओ वर्त का केंद्र है। और कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ 20 डिग्री तथा कोण ए सी ओ 30 डिग्री है। तो अक्स का मान क्या होगा?
डायग्राम बना रहा हूं भाई। ये O है, ये B है, ये C है और इसको हम बोलेंगे A। ठीक है, आपको ये दे रखा है 20 डिग्री, आपको ये दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा है ये वाला कोण, इसको सॉरी अक्स लिख देते हैं अपन, और ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं 40 डिग्री, ऑप्शन डी है, बी है 50 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री और ऑप्शन डी है 100 डिग्री। देख लीजिए, सौ डिग्री सबने कर लिया। देखो इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, ये रेडियस है क्या, ये वाली और ये वाली भुजा आपस में बराबर है या नहीं है, और समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। तो अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, ऐसे ही ये देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये और ये भी बराबर है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री। अब ये टोटल कोण कितना हो गया आप ही बताइए, 50 डिग्री। आपसे पूछा कौन सा है, तो ये कोण क्या होगा, 2 गुणा 50। आपका आंसर कितने डिग्री आएगा, 100 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। बात समझ में आ गई। एक ठीक है, केस नंबर 4, अब यहां कुल कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। दोबारा से शुरुआत से देख लीजिए। एक वर्त है जिसके अंदर हमें यह देखना है देखिए, आपको यहां बताना है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहली वाली जो आकृति है उसमें देखिए आप, कुल स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी जो उभयनिष्ठ होंगी। आपको पता है एक तो ये वाली जो दोनों को स्पर्श करेगी, एक नीचे और एक दोनों के मिडल में। कुल कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी जो उभयनिष्ठ होंगी, 3। ऐसे ही इससे नीचे वाली आकृति जहां पे 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो यहां पे जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी, 2। क्योंकि मिडल में अपन स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते, अगर मिडल में खींचेंगे तो वो एक कॉमन कॉर्ड होगी, उभयनिष्ठ जीवा। आप खींच के देख लेना यहां से। तीसरी आकृति में देखिए 2 वर्त हैं, उसमें से एक वर्त बाहर वाले वर्त को अंतः स्पर्श कर रहा है। यहां पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वो एक ही होगा, और वहां पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी खींची जाएगी, 1। चौथी कंडीशन देखिए, 2 वर्त है, एक वर्त दूसरे के अंदर ही स्थित है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं 0। यानी कि अगर आप छोटे वाले वर्त पे स्पर्श रेखा खींचोगे ना तो वो बड़े वाले वर्त की जीवा होगी। आप देख लेना चाहिए, सही बात है ना। 5वीं कंडीशन देखिए कौन सी है, दो वर्त है जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। यही कंडीशन है जिससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 5वीं कंडीशन है वही इंपॉर्टेंट है।
और इसी को ही हम अगले केस में डिस्कस करने वाले हैं। दो वर्त हैं जिनके बीच के केंद्र के बीच की दूरी है C1 और C2। ठीक है, इसका केंद्र है C1 और इसका केंद्र है C2। इनमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओ। 4। कौन सी? एक तो ये हो गई, क्या हुआ मुझे बता दो। और 2 क्या होंगी? ट्रांसवर्स। एडजस्ट कर लेना। और ऐसे ही इधर से कुल स्पर्श रेखाएं कितनी हो गई? 4। जब दो वर्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें और एक दूसरे से बाहर स्थित हो, यानी कि यहां पे जो C1 C2 की लंबाई होगी, C1 C2 यानी कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, ये दोनों की त्रिज्या से बड़ी होगी। हमेशा याद रखना, इस केस में C1 C2 की लंबाई कितनी होगी भाई? अगर इसकी त्रिज्या को आप R1 मानते हो, यहां तक, और इसकी त्रिज्या को अगर आप R2 मानते हो, तो जो C1 C2 की लंबाई होगी वो R1 प्लस R2 के योग से बड़ी होगी। और यहां पे C1 C2, अगर इसको हम C1 बोले और इसको अगर C2 बोले और इनको अगर मिला दें, तो ये अगर R1 है और ये R2 है, तो यहां C1 C2 की लंबाई किसके बराबर होगी? R1 प्लस R2 के बराबर होगी। और यहां पे ये C1 है और ये C2 है, तो यहां C1 C2 की लंबाई क्या होगी? R1 प्लस R2 से कम होगी ना, तभी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको कंडीशन दे सकता है कि कौन सी स्थिति में दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको एक केस तो ये दे दिया जाएगा, अगर उनके केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 हो और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हो, तो आपको 4 सर्व समीकरण दे दी जाएंगी कि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, और फोर्थ ऑप्शन जो होगा नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कौन सी परिस्थिति में दोनों वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं? जहां दोनों की त्रिज्याओं की लंबाइयों का योग उनके केंद्रों के बीच की दूरी से क्या हो? कम हो या ज्यादा? इधर देखो, आप इंटरसेक्ट करें, दोनों की त्रिज्याओं से योग से क्या हो? कम हो। ठीक है ना? तब दोनों वर्त एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। ये बात ध्यान रखें भाई, इनके बीच की दूरी इन दोनों की त्रिज्याओं के योग से ही कम हो जाए, क्योंकि आपको पता है यहां तक की त्रिज्या R1 और यहां तक की त्रिज्या R2, दोनों का योग करेंगे तो जो योग आएगा उससे ये दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना, वो तो कम ही होगी। अब आंसर, अब अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, दो तरह से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना। हेडिंग डाल लो। ये उतार लिया क्या? उतारो। टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना। टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, उतार लिया?
देखो दो तरीके से टेंजेंट होंगी उभयनिष्ठ, एक तो डायरेक्ट टेंजेंट जो सीधी होंगी और दूसरी ट्रांसवर्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट टेंजेंट, जिनको अपन बोलते हैं सीधी स्पर्श रेखाएं। देखो कैसे दो वर्त हैं भाई, नंबर 1 और ये नंबर 2। अब ध्यान से पूरा अटेंशन आपका बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि जो बैकबोन ऑफ द टॉपिक है वो यही है। देखिए ध्यान से, यहां से हम दोनों सेंटर्स को मिलाएंगे, इसको मैं बोलूंगा C1 और इसको मैं बोलूंगा C2। मान लीजिए कि बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कैपिटल R है और स्मॉल वाले वर्त की त्रिज्या स्मॉल r है। अब डायरेक्ट टेंजेंट तो कौन सी है, ये वाली, ये डायरेक्ट टेंजेंट है जो बिंदु P और Q पर एक दूसरे को स्पर्श करती है। तो आपको लंबाई कौन सी निकालनी है, मान लो PQ की लंबाई कितनी है D, तो आपको D की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले वाले वर्त की त्रिज्या है कैपिटल R और दूसरे वाले वर्त की त्रिज्या है स्मॉल r। ठीक है, अब आपको जो दूरी निकालनी है और इनके बीच की जो दूरी है उसको आप बोल दो C1 C2। भाई जैसे अगर बिंदु O डैश भी बोल सकते थे, इसको O मानते, इसको O डैश मानते, आप C1 C2 मान लीजिए। अब मैं यहां से एक नीचे वाली रेखा के पैरेलल लाइंस खींचूंगा जो बिंदु Q से जाके मिलेगी। खरीदने की बात आने लग गई। हाँ, अब देखिए इधर टोटल दूरी कितनी है R। अब ये देखिए, ये जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है ये कौन सा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। क्या प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये C1 C2 है तो ये भी कितना होगा, सही बात है। अगर ये R है तो ये भी कितना होगा R। अब आप बताइए जरा, एक सेकंड और जूम कर लेते हैं, देखो यार, अब ये दूरी कितनी हो जाएगी। आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक की है तो कैपिटल R है और ये R है, तो इसको आप बोलेंगे R माइनस R। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने पर बनने वाला कोण जो होगा वो क्या होगा, इस पर 90 डिग्री। तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसको भी नाम लिख लो आप PQ, इधर लिख लो R तो दे रखा अपने त्रिज्या की लंबाई को भी, आप इसको मान लो S। तो त्रिभुज PQS अलग से बना लो याद रखने के लिए इस प्रकार से। तो देखो ये दूरी कितनी है 90 डिग्री वाली, R माइनस R। ये जो दूरी है इसको क्या नाम दें, D। और ये कितनी है C1 C2। पाइथागोरस लगा दो भाई। पाइथागोरस लगाइए तो यहां क्या आएगा C1 आपको क्या निकालना है, अरे सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा बना लेते हैं। ये तो R माइनस R है ही। 90 के सामने वाला कौन सा है, 90 के सामने कारण होता है वो कितना होता है C1 C2। तो ये C1 C2 है और ये दूरी कितनी है D। आपको D निकालना है तो D बराबर क्या आएगा, C1 C2 माइनस R माइनस R का होल स्क्वायर। ये लीजिए, सॉरी मैं भी एग्जॉस्ट हो गया तो इतनी देर में। ये लीजिए D बराबर
क्या कर दिया? अरे हाँ हाँ हाँ, लिखा तो यही था, मिट गया था। देखो ध्यान से, पाइथागोरस है, समझ में आ गई बात? चलो कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस R का होल स्क्वायर बराबर D। अब आप एक बात और बता दो मुझे कि अगर दोनों वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते, अगर दोनों वर्त, इसी में कंडीशन आपको बतानी है, अगर दोनों वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते तो कितनी आती है दूरी? क्योंकि आपको पता है अगर दोनों वर्त स्पर्श करते, मैं इसमें लिख देता हूं कंडीशन, अगर C1 C2 इक्वल टू R प्लस R, क्योंकि स्पर्श करेंगे तो क्या होगा आपको भी पता है, इनको जैसे ही आप ऐड कर देंगे तो देखो ये दूरी और ये दूरी, ये बीच की दूरी गायब हो जाएगी, तो R प्लस R आएगा। भाई दोनों वर्त को आप स्पर्श कराओ ना, तो ये दूरी कितनी है? R, ये दूरी कितनी है? R, तो C1 C2 कितना होगा आप ही बताओ जरा, सही बात है ना? R प्लस R होगा, और कॉमन टेंजेंट तो अभी भी वही होगी। तो आपको अब इसकी लंबाई बतानी है D, तो R प्लस R रख देना आप C1 C2 की जगह, ये कंडीशन स्पेशली पूछी जाती है कई बार। तो आप क्या करेंगे यहां पे, R प्लस R, यहां से ये कंडीशन, और माइनस R माइनस R का होल स्क्वायर। अगर दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, लिख देना, अगर दोनों वर्त परस्पर स्पर्श करें तो दूरी कितनी आएगी? अब एक बात बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्सपेंशन करो क्या बचता है? आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस है बीच में तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपस में कट जाएंगे, तो 2ab और प्लस 2ab कितना आएगा? 4ab। तो आप इसको कहेंगे अंडर रूट में 4r r, तो ये अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा 2 और अंडर रूट r r r, सॉरी r r, याद रह जाएगा, 2 अंडर रूट में r r r। आपको जो वैल्यू रखनी है, आपको अगर दे दिया जाए कि दो वर्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, तो उनको उन दोनों को स्पर्श करने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 गुणा अंडर रूट में 5 गुणा 3 क्या आएगा? 2 अंडर रूट 15, सिंपल है। अब ये बताओ, अब की बार वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि जब दो वर्त एक दूसरे, सॉरी मैं बना देता हूं, उतार लिया क्या बात, फास्ट, सब 11 बजे भागने के मूड में हो। हाँ हाँ, अब की बार वही स्पर्श रेखा इस प्रकार से बनाई गई है, और ये बिंदु C, मैं भी बैठा बैठा कई देर से बोर हो गया था, इसीलिए छोटी मोटी गलतियां हो रही है जो नज़रअंदाज करें। देखो वही त्रिज्या इसकी कितनी है, इस पे 90 डिग्री है, और 90 क्यों है ये तो क्लियर हो गया है ना कि स्पर्श रेखा पर, केंद्र से स्पर्श रेखा पर आप जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसको केंद्र से मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री ही बनेगा। इसको भी मिला दो भाई, तो ये भी कितना होगा, इन सेंटर्स को मिला दो आपस में। तो अगर मैं इसको बोलूं C1, इसको मैं अगर बोलूं C2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, C1 C2। अब की बार एक चीज देखना, आपको अब की बार दूरी कौन सी निकालनी है, मैं डिफरेंट कलर से इसको डिनोट कर देता हूं। अब की बार आपको दूरी निकालनी है ये वाली,
ठीक है, बताओ कैसे निकालेंगे। अब की बार आपको ये दूरी निकालनी है जिसको मैं बोल रहा हूं डी। ठीक है, बिंदु, इस बिंदु से लेके इसको नाम दे रहा हूं पी और क्यू। कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है क्या किया जाए? क्या समरूपता? कौन बोल रहा है? समरूपता आइडिया अच्छा है, पर एक और भी अच्छा आइडिया है। देखो क्या, आप एक काम करो ना, इसको भी इधर ऐसे खींच लो और आगे बढ़ा लो। ध्यान से देखिए, मतलब ये जो रेखा है वो किसके पैरेलल है? इसके। और इसकी लंबाई भी कितनी है? आर। अब ये डायग्राम थोड़ा सा बनाने में दिक्कत है, आप इसको क्या समझेंगे? लंब। और ये क्या है? आधार। एक आधार होगा, एक लंब होगा 90 डिग्री को बनाने वाला, और उसके सामने जो है वो क्या होगा? रख दीजिए, उसके सामने क्या होगा? विकर्ण। अब आप बताओ, अगर ये C1 C2 है तो ये भी कितना होगा? C1 C2। ध्यान से डायग्राम को देख लो, क्लियर हो जाएगी बात। अगर ये C1 C2 है तो नीचे वाली वैल्यू भी C1 C2 होगी। अब ये टोटल दूरी कितनी होगी, आप तो मुझे ये बताओ। सही बात है क्या? ये टोटल दूरी R प्लस R हो गई। अब आप त्रिभुज P Q और इधर मैं लिख रहा हूं S, आप त्रिभुज PQS को देखो ध्यान से, सिर्फ आपका P Q और S पे नजर जानी चाहिए। ऊपर P, वो Q और ये S, वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने क्या है? कर्ण है। ये तो हमेशा ही होता है। तो आपको पता है D निकालना है, तो D निकालने के लिए आप क्या काम में लेंगे? इधर देखो, कर्ण स्क्वायर यानी कि C1 C2 स्क्वायर माइनस, अब की बार भुजा की लंबाई ये कितनी हो गई है? R प्लस R का होल स्क्वायर। ये लीजिए, तो क्या फर्क है दोनों में? जब तिरछे वाली है तो यहां क्या आ रहा है? प्लस। और जब सीधी स्पर्श रेखा है तो यहां क्या था? बाकी दोनों फॉर्मूले समान हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू रख लेना। और यहां एक बात और भी बता दूं, जब ये दोनों वर्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो ये बीच में जो तिरछे वाली स्पर्श रेखा है ये कैसे हो जाएगी? एकदम सीधी हो जाएगी। और उस टाइम उसकी लंबाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दूरी तो दो बिंदुओं के बीच की होती है ना, पर ये तो वर्त में एक जगह पे स्पर्श कर रहेगी दोनों को। आपने डायग्राम देखा भी था थोड़ी देर पहले, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये देखो, अब जैसे ही एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, ये लीजिए, तो अब वो सीधे वाली रेखा तो ठीक है, समझ में आ रही है, जिसकी लंबाई हमने अभी निकाली थी कितनी? 2 अंडर रूट में RR। लेकिन जैसे ही ये स्पर्श रेखा आप खींचोगे उभयनिष्ठ वाली, जो ट्रांसवर्स जो है वो ऐसे नहीं होगी, अब ऐसे हो जाएगी। अब ये इसको तो एक ही जगह पे स्पर्श कर रही है, तो इसकी तो कोई लंबाई होगी नहीं। तो आप ही सोचिए कि जो C1 C2 है, C1 C2 है, वो कितना हो जाएगा? R प्लस R। ठीक है, यहां लिख लेना, अगर दोनों वर्त स्पर्श करें, दोनों में कंडीशन पूछ लेता है। ठीक है, तो C1 C2 कितना हो जाएगा? R प्लस R। अब आप उस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, D इक्वल टू C1 C2 कितना? R प्लस R और माइनस, तो R प्लस R का होल स्क्वायर माइनस R प्लस R का होल स्क्वायर क्या होता है? 0। तो मतलब उसकी लंबाई क्या होगी? 0। ये दो केस है, दो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वो करके आपको फ्री कर देंगे। उतारो इसको, इतने में पानी पी के।
देखो प्लीज अब बातें मत करो, थोड़ा कंक्लूजन निकलना चाहिए। आज का चैप्टर आपको कैसा भी लगा हो, लेकिन आज इसमें कोई ज़्यादा दम वाली बात थी नहीं, क्योंकि इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी नहीं, क्योंकि मैं आपको चारों केंद्र पढ़ाता, अंतःवर्त, परिवर्त, वो मैंने आपको त्रिभुज में अच्छे से पढ़ा दिए, तो वो वर्त में रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, त्रिज्याएं जो अंतःवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या, वो उसमें पढ़ा दिया मैंने। जो प्रॉपर्टी थी कि परिधि पर बना कोण जो होता है वो क्या बोलते हैं, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, वो उसमें बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन है जो कंफ्यूज किए जाते हैं कई बार अपन को, आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के ही स्क्रीनशॉट्स हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप इनका आंसर एकदम सही देंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना देता हूं पहले, तो इस क्वेश्चन से कई चीजें क्लियर होंगी। ये आर पे प्रतिच्छेद कर रहा है, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी, कितनी त्रिज्या है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, टेंशन मत लो आप। 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और PQ 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ये लीजिए Q, PQ है 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा। रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। टी पर स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से मिलती है, आपको पूछा है टीपी की लंबाई कितनी होगी, टीपी की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन दे रहा हूं भाई, पहला 20/3, अंडर रूट में 20/3, अंडर रूट में पाई, और चौथा है 16/3। ये प्रश्न आपके सामने है। एक बात बताओ, अगर टोटल जीवा 8 है PQ, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है, ये इसको 4 और 4 2 भागों में बांटेगा ना। तो देखो ये 5, ये 4, तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये कितनी हो गई, 3। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, टीपी। अब आपको अगर ये वैल्यू पता चल जाए, ये वैल्यू, तो आप वो वैल्यू बता सकते हो टीपी, क्योंकि आपको पता है ये 4 है और ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए। एक बात बताओ, इधर देखो, इधर इस त्रिभुज को देखो पहले आप, कौन से वाले को, OPT। इसमें ये 90 डिग्री है क्या, ध्यान से देखें, थोड़ा सा कोऑपरेट तो करो। ये देखो आप, ये 90 डिग्री है या नहीं है, और है तो क्यों है, आपको पता है। स्पर्श रेखा पे केंद्र से मिलाने पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का बनता है, हमेशा 90 डिग्री। अब देखो कहाँ कंफ्यूज करने की बातें आती है। अब आपको थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि
जरूरी नहीं है, आपके आगे भी काम आ जाती हैं चीजें। आपको ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी याद आ रही है क्या? मैंने बताया था आपको, इधर देखो। अब BD स्क्वायर बराबर AD गुणा DC या फिर CD। कुछ बात समझ में आ रही है? अब ये आपको कौन से ट्रायंगल में देखना है, मैं बोलता हूं ट्रायंगल TPO में। ये 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री डाल रहे थे ना, तो आप देखो ये 90 डिग्री नहीं है क्या? और यहां से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री डाल रहे हैं क्या? डाल रहे हैं। तो क्या आएगा? PR स्क्वायर बराबर, PR स्क्वायर बराबर कितना आएगा? TR इंटू RO। अब एक बात बताओ, PR का मान कितना? 4। तो 4 का स्क्वायर बराबर TR का मान कितना? नहीं पता। RO का मान कितना आपने निकाला था अभी? 3 ट्रिपलेट से पाइथागोरस के थ्रू। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो आप TR बराबर कितना आएगा? 16/3। 16/3। अब ध्यान से देखिए, TR का मान अगर 16/3 आ गया है और आपको मान पूछा किसका है? TP का। अब लगाओ आप दिमाग, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा क्या? ठीक है, इस पॉइंट को दे रखा है R। तो अब की बार ट्रायंगल TPR में, TPR में आप बताइए TP स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। तो TP स्क्वायर बराबर कितना आएगा? PR स्क्वायर कितना है? PR कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर और TR का मान आपने कितना निकाला यहां से? 16/3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 और बट्टा में 3। 3 का स्क्वायर 9। इसको आप सोल्व करो, 400/9 आएगा। करके देख लेना भाई। 16 नमा 144 प्लस 256 400 होते हैं, 400/9। तो ये तो TP स्क्वायर है। TP बराबर कितना आएगा? 400/9 का अंडर रूट 20/3। ये प्रश्न आपको करवाने का मेरा मैसेज ये था कि त्रिभुज और वर्त की प्रॉपर्टी को आपस में भी यूज लेना पड़ेगा। आपको हर चीज ध्यान में रखनी है। उतार लीजिए, ऐसा कभी प्रश्न आए तो ये स्पेशली वर्त में जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछेगा। अच्छा प्रश्न है। अब एक कोण ज्ञात करने का और बता देते हैं, बस उसके बाद आपकी क्लास फ्री। 2 क्वेश्चन की बात बोली थी मैंने, लास्ट क्वेश्चन है। उस क्लास के बाद आपका रुकने का मतलब सार्थक सिद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न एक एंगल फाइंड करने से रिलेटेड है, वो और कर लेते हैं। वो भी आपके एग्जाम में ही आया हुआ है। उतार लिया सबने? सभी ने? बस डायग्राम है क्वेश्चन का। एक वर्त है भाई, और यहां पे O और ये इसको Y पे स्पर्श कर रहा है। आपसे ये पूछा है कौन? MON।
एंगल एम ओ एन का मान कितना है? बातें ना करो यार। आंसर बोलो आप, ऑप्शन दूं आपका हो तो? 35 डिग्री। ऑप्शन ए 35 डिग्री। और कोई आंसर? ऑप्शन बी है 70 डिग्री, ऑप्शन सी है 80 डिग्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब बताओ। सत्तर हो गया? 35। आपके दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन में है। अब हमें सेलेक्ट करना आंसर है कौन सा। देखो एक बात बताओ, ओ एम और ओ वाई बराबर है क्या? क्यों? त्रिज्या। और जब भुजाएं बराबर हो तो आपस के कोण भी बराबर होते हैं। कितना हो गया? ये वाला कोण भी 15 डिग्री हो रहा है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अगर ये 15 दोनों 30 हो गए तो ये कितना बच गया? 150 डिग्री। बात समझ में आ रही है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये 15 डिग्री है और ये त्रिज्या है वर्त की, तो ये भी वर्त की त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगा? समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। तो ये 15 है तो ये भी 15 हो गया। और अब 15 15 30, तो फिर ये कितना बच गया? 150। अब इधर देखो, ये भी त्रिज्या है क्या? इसका मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो फिर ये भी कितना होगा? 50 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 कितने हो गए? 100। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो फिर ये कितना बच गया? अब आप बताओ, ये टोटल तो कितना? 150। उसमें से ये कितना? 80 डिग्री। तो फिर ये कितना बचेगा? तो कोण एम ओ एन कितना आएगा? 70 डिग्री। आपका आंसर। अब वर्त की सिर्फ एक प्रॉपर्टी बची है छोटी सी, वो आपको, आप कहें तो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, और आपको तो अभी कर देते हैं नेक्स्ट क्लास में। जीवाएं जहां आपस में प्रतिच्छेद करती हैं वहां पे दो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी लिखा दूं? क्यों? और अरे प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, क्वेश्चन आप कर लेना, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगी। अब कौन सी क्लास है? रीजनिंग की? जी, यहीं पे क्या? फिर ठीक है, ठीक।